साले मोहम्मद को इन्होंने कल पकड़ा पुलिस ने। किस चीज़ के लिए जी? प्रोटेस्ट कर रहा था बाहर। प्रोटेस्ट किस कर रहा है कि ये एक बदयानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, ये किसी भी कानून, किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है, किसी से पूछ लें। और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये साले मोहम्मद की तस्वीर है। इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह कि ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी टीम को ख़ास तौर पे आज मुबारक देना कि FATF में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने नून लीग ने, उसमें से मेरी टीम, जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे, हमाद अज़हर, और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम FATF से निकल गए। से हूँ, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तवातर के साथ, तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने, एक ओहदेदार ने ये कह भी दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा। दूसरा सर, जो आप ख़ुद यहाँ पे इसी नशिस्त में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे, तो सर कौम ये जानना चाहती है, जिन हलकों में हम घूमते हैं, कि कितने % आप पुरुमीद हैं कि जो बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बग़ैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है? थैंक यू। देखें, मुज़ाकरात खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए। इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है। तो हम इलेक्शन चाहते हैं। आज आप देख लें बरतानिया में, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है, वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए, वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए हैं, भारी अक्सरियत है उनकी। ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ, हालांकि सिर्फ उनकी अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है। यहाँ साजिश के तहत आए, 25-25 करोड़ रुपया वहाँ सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं, और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फ़ायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं। वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त, जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूँगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान है कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया। आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे
5-6 महीने में। ये चैलेंज करता हूँ, कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए पाकिस्तान में, तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं ये। CNN से सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद PTI का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी और का? क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पे आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुज़दिल है। इसके केसेस भी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी था तब से भी इसके ऊपर कहानी है। तो ये तो ख़ुद फैसला कर सकता ही नहीं था। ये जो फैसला है ये ख़ुद कर ही नहीं सकता था, ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है, लेकिन और किसने इसको पीछे से बूट लगाया है, ये अब ये देखने वाली बात है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये खुद नहीं फैसला कर सकता था। सैफुल्ला, वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक, जब तक अंडरग्राउंड है। ओ, जी सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, प्रिपरेशंस करे। सर, क्या प्रिपरेशंस हैं? कैसा लॉन्ग मार्च होगा? क्या कोई नया सरप्राइज़ होगा? इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तलिफ होगा बाकी मार्चेस से, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। यानी क्योंकि मैं तो अपने एक अंदाज, अपनी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा हूँ ना, लेकिन कौम इस वक्त बेताब है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं। आम लोग, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। तो वो इंशाल्लाह वो आप देखें, मेरा ये अंदाज़ा है, कामयाबी अल्लाह देने वाला है। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि कौम बेताब है, कल भी लोग आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने पर सड़कों पर निकले, और आपके जो बहुत ज़्यादा जो आपके लोग हैं, कारकुन हैं, वो शायद यही समझ रहे थे कि अब हम रोड्स पर आ गए और अब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। आप सर 25 को भी नहीं चाहते थे कि ब्लड शेड हो। अभी बातचीत का अगर आगाज़ हुआ है किसी स्टेज पर, तो क्या आप ये चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, ये बातचीत से मसला हल हो जाए? देखिए, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, ये मैं आपको बता दूं। मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स में सारा कुछ मैंने आइन और कानून के दायरे में बैठ के किया। तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज़ आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट होगा ये। लेकिन इसमें हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होने देंगे, और हमें पूरा पता है तैयारी हमारी क्या है। वो मैं पूरा आपको नहीं भी बताऊंगा क्या क्या करना है। इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूंगा ना डेट उसकी, लॉन्ग मार्च की, ये मैं या जुमेरात या जुमे को करूंगा इसकी डेट, और उसके बाद बस फिर आप इसकी आपके सामने ये मार्च की डिटेल्स आती रहेंगी। नहीं, वो इलेक्शन करवाएंगे नहीं। तो बाहर महफूज है, और अगर रुपया गिरता है, माइशत नीचे जाती है, तो इनको तो फ़र्क नहीं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं। तो जब से ये आए हैं, इन्होंने क्रश करने की कोशिश की मेरी पार्टी को।
इन्होंने सोचा कि यहाँ तो जब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। इन्होंने खुद इतनी प्रोपेगेंडा की और अपने उस मीडिया के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ मिल के और उन सहाफ़ियों के साथ मिल के कि इससे बुरी, हमारे से बुरी गवर्नमेंट थी कोई नहीं और हम तो लोग तो तंग हैं और जब जैसे ही हमें निकालेंगे तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। तो जब वो नहीं हुआ और जो पब्लिक निकला ही हमारे साथ, तो इनको खौफ आना शुरू हो गया कि ये हुआ क्या, कि इन्होंने जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया था कि यहाँ तो मुल्क तबाही के किनारे पे खड़ा है और लोग खुश होंगे, तो जब लोग हमारे लिए सड़कों पे निकला है और उसके बाद जब हमने एहतजाज किया तो उस एहतजाज में जो इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर, वो हमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो ये तो कोई जमहूरियत से ताल्लुक़, इनको तो सिर्फ जमहूरियत याद आ जाती है जब ये अपोजिशन में होते हैं। इन्होंने जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए, लोगों के घरों में घुस के 2-2, 2:30 बजे लोगों के रात को घरों में घुस के इन्होंने जो लोगों को मारा, और बाद में जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हुए थे ये करने। और उसके बाद इन्होंने जो उस दिन यहाँ टेयर गैसिंग, शेलिंग की, लाहौर में शेलिंग की, जबकि वो लिबर्टी पे फैमिलीज आई हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमें तब अंदाज़ा हुआ कि ये यहाँ कोई हम जमहूरियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, ये तो एक माफिया अपने आप को बचाने के लिए अब हर चीज़ करेगा हमें क्रश करने के लिए। लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद, क्योंकि हम इलेक्शंस भी जीत गए, बाई इलेक्शंस हुए, ये इनका इलेक्शन कमिश्नर था, इसने पूरी धांधली की इनके साथ मिलके, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो हम जीत गए। अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिलके हल्के चुने जिधर हम कमज़ोर थे, वो जब इलेक्शन हुआ हम उधर भी जीत गए। सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली की, वो सारी कौम के सामने है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए हैं, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं देखी। सुना है दहशत गर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों, जिनके जो बार बार जुल्म करें, शायद उनसे करते हों ऐसी चीज़ें, हमें नहीं पता। शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हों, लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा। और ख़ास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है, मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर, लेकिन मैंने रिएक्ट किया क्योंकि मुझे जब चीज़ें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, यानी नंगा करके एक, अच्छा और वो है कौन? वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द है। तो मेरे से माना ना जाए। फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिलने आए, जब उन्होंने चीज़ें मुझे दिखाई तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर। लेकिन जो मुझे आज़म स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आज़म स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके ऊपर कि, और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले ले तो शायद आज़म स्वाति से वो ना होता जो उनसे हुआ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुख्तसरन आज़म स्वाति पहले आपको बताएं इनसे किया क्या है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क जो रह रहे हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को आज अल्लाह ताला ने एक ऐसा बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर दिया है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर, नाम नहाद जमहूरी दौर के अंदर,
अगर एक सिटिंग सेनेटर को ख्वाह उसने कितना बड़ा भी जुर्म किया है, लेकिन मावराए कानून, मावराए आइन, और फिर वो सेनेटर जो कि पीटीआई के पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी पीटीआई को, उसका हेड है और 17 साल से सेनेट के अंदर है, और कितनी कमेटियों को मैंने हेड और चेयरमैन उसका मैं रहा हूं। आज आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उस कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया और जिस तरीके से मीडिया के उन बहादुर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनके कपड़े निकाले, आज मैं पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को ये कहता हूं और इंशाल्लाह ताला मैं अर्थ करूंगा उन लोगों को जो 2 घंटे तक ले गए, उन्होंने तशद्दुद किया और फिर उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाले। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक ना पहुंचे और कल किसी जज के कपड़े ना निकाले जाएं। फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप 100 मोटो लेते हैं। आज आजम सवाती नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। और अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आपको इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का आइन उस कुर्सी के ऊपर जो है बरजमा होने का कोई हक नहीं। इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं मंडे को आ रहा हूँ कि जिस तरीके से सेनेट के पूरे मेंबरान, और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहां तक पहुंचे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दुद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ, लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के, कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़ इसलिए कि वो दादा है। मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, अभी मैं इमरान खान साहब को ये बता रहा था कि बचपन में एक वाक़या हुआ था और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है। इसलिए सिविलाइज सोसाइटी हमेशा अपने बच्चों को ऐसी दहशत और ऐसे ट्रॉमे से दूर रखती हैं। तो ये मैं नहीं, मेरी वो 3 मासूम जो पोतियां हैं वो भी आपके दर पे आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए एक ही बात है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जुर्म जो भी होगा उसके मुताबिक अदालत जो है सजा दे, लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाज़े, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए की तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाज़े खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला या कोई जज कम से कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया। मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। एक ये कि आज़म स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, इनको बच्चों के सामने ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पर सुन कि हमारे कब माशरे में ये चादर और चार दीवारी की रिस्पेक्ट नहीं थी। हमारा तो फैमिली सिस्टम है। बच्चों के सामने मारा इनको। जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दीजिए किसी बड़े आदमी की। कौन सा मुल्क ये इजाज़त देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? कौन सा कानून इजाज़त देता है? लेकिन जो सबसे जो खौफनाक चीज़ है कि उन्होंने पकड़ाया इनको, किसी और के हवाले किया। वो लोग कौन थे? क्या इनको, जब मैं ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस बुलाए इन लोगों को, ये FIA को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था जिन्होंने पकड़ के नंगा करके इनको मारा। और बिल्कुल वही हुआ जो शहबाज गिल से हुआ, उसको भी पकड़ा दिया किसी के हवाले। उन्होंने जाके कोई 1.5 दिन रख के उसको मारा और नंगा करके। जमीर फारूकी से भी यही हुआ। सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सकें? और अगर आप ये इजाज़त दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनाना रिपब्लिक। यही तो बनाना रिपब्लिक है, यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी मुझे चीज़ उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी। अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कोई सारा निज़ाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करें, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए। सबको डर लगा हुआ है। सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ आते हैं जी, जब किसी को, अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट कर दिया, उठा के उसके लेके उसको मार पैंटा लगा के उसको अगले दिन घर पे ले आते हैं। लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आज़म स्वाति से पूछ रहे हैं जी अच्छा बताएं इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए? उसको गिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि ये इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के लिए। ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। ये मुल्क के दुश्मन है। ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इन हरकतों से ना किसी इदारे की इज़्ज़त बढ़ती है, ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत आगे बढ़ती है। लोगों की आज़ादी राय को इस तरह बंद करके कभी किसी को इज़्ज़त नहीं मिली। ये माशरे की तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और सारा किया किसके लिए जा रहा है? बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग, वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है उसने कि मैं शरीफ खान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। हुदायबा पेपर मिल में उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उसके ऊपर BBC फिल्म बनी हुई है, वो काजी फैमिली जो लंदन चोरी करके पैसा वहाँ भेजता था। और ये जो है शहबाज शरीफ, इसको और इसके बेटे को अंडर ट्रायल थे, सजा होने वाली थी इनको 16 अरब रुपए के केस पे, वो जो FIA का केस था। नवाज शरीफ वो बैठ के फैसला कर रहा है। मफरूर मुल्क का मुजरिम है, वो बाहर जाके मुल्क के फैसले कर रहा है जी। आर्मी चीफ भागे भागे जा रहे हैं, उससे फैसले ले रहे हैं। जरदारी उसके केसेस माफ़ हो रहे हैं। यही नून लीग ने उसे 2 दफ़ा जेल में डाला था चोरी पे, आज उसके साथ मिले हुए केसेस माफ़ हो रहे हैं। मैं तमाम सेनेटर्स को, तमाम पार्लियामेंटेरियन को और तमाम वकाला, मैं सीनियर वकील हूँ, रशीद रजवी, फारूक नायक, ये मेरे क्लास फेलो थे, गोल्ड मेडल मैंने लिया। अमेरिका के अंदर टेक्सास सुप्रीम कोर्ट में मैंने वकालत की। मैं तमाम वकाला को और तमाम पार्लियामेंटेरियन को ये पैगाम देता हूँ कि अगर
अदालती उज़्मा से, इस मुल्क के इंसाफ के इदारों से मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर बंद कर दीजिए ये पार्लियामेंट और बंद कर दीजिए हर अदलिया। इसलिए कि अगर एक सीनियर वकील को और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को 17 साल मेरे हो चुके हैं सेनेट के अंदर, अगर इंसाफ नहीं मिल सकता उन चंद लोगों को जो मुझे लेके गए, हम अर्थ नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने किया, तो मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ का निज़ाम, अदल का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इन दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूं। साले मोहम्मद को इन्होंने कल पकड़ा पुलिस ने, किस चीज़ के लिए जी? प्रोटेस्ट कर रहा था बाहर। प्रोटेस्ट किस कर रहा है कि ये एक बदयानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, ये किसी भी कानून, किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है, किसी से पूछ लें। और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये साले मोहम्मद की तस्वीर है, इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह कि ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी टीम को ख़ास तौर पे आज मुबारक देना कि फैटफ में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने नून लीग ने, उसमें से मेरी टीम जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे, हमाद अज़हर, और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम फैटफ से निकल गए। से हूँ, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तवातर के साथ, तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने, एक ओहदेदार ने ये कह भी दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा। दूसरा सर, जो आप ख़ुद यहाँ पे इसी नशिस्त में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे, तो सर कौम ये जानना चाहती है, जिन हलकों में हम घूमते हैं, कि कितने % आप पुरुमीद हैं कि जो बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बग़ैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है? थैंक यू। देखें, मुज़ाकरात खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करना है? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए। इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है। तो हम इलेक्शन चाहते हैं। आज आप देख लें बरतानिया में, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है, वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए, वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए हैं, भारी अक्सरियत है उनकी। ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ, हालांकि सिर्फ उनकी अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है। यहाँ साजिश के तहत आए, 25-25 करोड़ रुपया वहाँ सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए। इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं, और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है। कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फ़ायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं, वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की, जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ की
وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے. اعجاز الحق کا ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے یہ اس کو لے کے جاتے تھے. اس سے میں کیا بات کروں گا جی. اسی پریس کانفرنس کے دوران ہی کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, ابھی ایک دام قتل والا رہ گیا تھا تھانہ سیکریٹریٹ میں, وہ بھی ہو گیا ہے. تو 24 کے قریب مقدمات میں ضمانتیں آپ لے چکے ہیں. اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی؟ جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے, نیا نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا. ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے, یہ جو نیا ہوا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں, اس تو پہ کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں, اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جو 55 جلسے ہوئے ہیں جو میرے 5-6 مہینے میں, یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ذرا دیکھے اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو قوم تو ادھر کھڑی ہے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پہ احتجاج ہو, یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے؟ کیونکہ دونوں ہونا, اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. قوم تو تیار کھڑی ہے, قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں. سے سر میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی, ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں, کہاں پر ہیں, کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں؟ اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے, کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دیکھیں, الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں, یہ اتنا بزدل آدمی ہے, کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم, خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتا, ان کا گھر کا یہ نوکر ہے, لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے, یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا. سیف اللہ, وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک, جب تک انڈر گراؤنڈ ہے. جی سر, لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے, پریپریشنز کرے. سر کیا پریپریشنز ہیں, کیسا لانگ مارچ ہوگا, کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی. مختلف ہوگا باقی مارچز سے, بالکل مختلف ہوگا. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے, ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بےتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے. یعنی کیونکہ میں تو اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا, لیکن قوم اس وقت بےتاب ہے. ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کب نکل رہے ہیں. عام لوگ, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں, میرا یہ اندازہ ہے, کامیابی اللہ دینے والا ہے. میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ قوم بےتاب ہے, کل بھی لوگ آپ کے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں پر نکلے, اور آپ کے جو بہت زیادہ جو آپ کے لوگ ہیں, کارکن ہیں, وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم روڈز پر آ گئے اور اب لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. آپ سر 25 کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو. ابھی بات چیت کا اگر آغاز ہوا ہے کسی سٹیج پر, تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں, لانگ مارچ پرامن ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, میری 26 سال کی پولیٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کے کیا. تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا, بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, فیملیز آئیں گی اس میں, یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی, اور لوگ انجوائے کریں گے, کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ. لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے, اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے. وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانگ مارچ کی, یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ,
اور اس کے بعد بس پھر آپ اس کی آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی. نہیں وہ الیکشن کروائیں گے نہیں. تو باہر محفوظ ہے اور اگر روپیہ گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری, ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں اور جب جیسی ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق, ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے, لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2, 2:30 بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ, شیلنگ کی, لاہور میں شیلنگ کی جبکہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد, کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے, بائی الیکشنز ہوئے, یہی ان کا الیکشن کمشنر تھا, اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی, وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے, وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں, یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے, سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں, ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں, لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر, لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا, جنسی تشدد کیا, یعنی ننگا کر کے ایک, اچھا اور وہ ہے کون, وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی, میرے وکیل مجھے ملنے آئے, جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے, کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ ساری دنیا میں بینڈ ہے, اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سواتی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا. میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سواتی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا انہوں نے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क जो रह रहे हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को आज अल्लाह ताला ने एक ऐसा बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर दिया है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर, नाम नहाद जमहूरी दौर के अंदर, अगर एक सिटिंग सेनेटर को ख्वाह उसने कितना बड़ा भी जुर्म किया है, लेकिन मावराए कानून, मावराए आइन, और फिर वो सेनेटर जो कि पीटीआई के पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी पीटीआई को, उसका हेड है और 17 साल से सेनेट के अंदर है, और कितनी कमेटियों को मैंने हेड और चेयरमैन उसका मैं रहा हूं। आज आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उस कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया और जिस तरीके से मीडिया के उन बहादुर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनके कपड़े निकाले, आज मैं पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को ये कहता हूं और इंशाल्लाह ताला मैं अर्थ करूंगा उन लोगों को जो 2 घंटे तक ले गए, उन्होंने तशद्दुद किया और फिर उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाले। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक ना पहुंचे और कल किसी जज के कपड़े ना निकाले जाएं। फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप 100 मोटो लेते हैं। आज आजम सवाती नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। और अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आपको इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का आइन उस कुर्सी के ऊपर जो है बरजमा होने का कोई हक नहीं। इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं मंडे को आ रहा हूँ कि जिस तरीके से सेनेट के पूरे मेंबरान है, और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहां तक पहुंचे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दुद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं और आप देखेंगे कि वक्त के साथ। लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के, कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़ इसलिए कि वो दादा है। मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, अभी मैं इमरान खान साहब को ये बता रहा था कि बचपन में एक वाक़या हुआ था और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है। इसलिए सिविलाइज सोसाइटी हमेशा अपने बच्चों को ऐसी दहशत और ऐसे ट्रॉमे से दूर रखती हैं। तो ये मैं नहीं, मेरी वो 3 मासूम जो पोतियां हैं वो भी आपके दर पे आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए एक ही बात है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जुर्म जो भी होगा उसके मुताबिक अदालत जो है सजा दे, लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला
मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाज़े, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए की तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाज़े खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला, या कोई जज कम से कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया। मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। एक ये कि आज़म स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, इनको बच्चों के सामने ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पर सुन कि हमारे कब माशरे में ये चादर और चार दीवारी की रिस्पेक्ट नहीं थी। हमारा तो फैमिली सिस्टम है। बच्चों के सामने मारा इनको। जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दी जी किसी बड़े आदमी की। कौन सा मुल्क ये इजाज़त देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? कौन सा कानून इजाज़त देता है? लेकिन जो सबसे जो खौफनाक चीज़ है कि उन्होंने पकड़ाया इनको, किसी और के हवाले किया। वो लोग कौन थे? क्या इनको, जब मैं ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस बुलाए इन लोगों को, ये FIA को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था जिन्होंने पकड़ के नंगा करके इनको मारा। और बिल्कुल वही हुआ जो शहबाज गिल से हुआ, उसको भी पकड़ा दिया किसी के हवाले। उन्होंने जाके कोई 1.5 दिन रख के उसको मारा और नंगा करके। जमीर फारूकी से भी यही हुआ। सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सके? और अगर आप ये इजाज़त दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनाना रिपब्लिक। यही तो बनाना रिपब्लिक है, यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी मुझे चीज़ उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी। अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कोई सारा निज़ाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करें, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए। सबको डर लगा हुआ है। सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ आते हैं जी, जब किसी को, अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट कर दिया, उठा के उसके लेके उसको मार पैंटा लगा के उसको अगले दिन घर पे ले आते हैं। लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आज़म स्वाति से पूछ रहे हैं जी अच्छा बताया इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए? उसको गिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि ये इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के लिए। ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। ये मुल्क के दुश्मन है। ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इन हरकतों से ना किसी इदारे की इज्जत बढ़ती है, ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत आगे बढ़ती है। लोगों की आज़ादी राय को इस तरह बंद करके कभी किसी को इज्जत नहीं मिली। ये माशरे की तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और सारा किया किसके लिए जा रहा है? बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग, वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है उसने कि मैं शरीफ खान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। हुदायबा पेपर मिल में उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उसके ऊपर BBC फिल्म बनी हुई है, वो काजी फैमिली जो लंदन चोरी करके पैसा वहाँ भेजता था। और ये जो है शहबाज शरीफ, इसको और इसके बेटे को अंडर ट्रायल थे, सजा होने वाली थी इनको 16 अरब रुपए के केस पे, वो जो FIA का केस था। नवाज शरीफ वो बैठ के फैसला कर रहा है, मफरूर मुल्क का मुजरिम है,
وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جی، آرمی چیف بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، اسے فیصلے لے رہے ہیں، زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ، آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو، تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء، میں سینئر وکیل ہوں، رشید رضوی، فاروق نائک، یہ میرے کلاس فیلو تھے، گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے، اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر، اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے، ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام، عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا، پولیس نے، کس چیز کے لیے جی؟ پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ کسی بھی قانون، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے، کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ صالح محمد کی تصویر ہے، اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ فیٹف میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے، نون لیگ نے، اس میں سے میری ٹیم، جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے، حماد اظہر، اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے، اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نکل گئے. سے ہوں، میرا 2 پارٹ کوسچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے، ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر، جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے، تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے، جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں، کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے، ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں، 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں، ملک نیچے جا رہا ہے. تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے، وہ کوئی سازش کے تحت نہیں آئے، وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے، بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ، حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے، 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر پیسہ چلا، جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے، آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں. اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی، اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے
इस वक्त जिस पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूंगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान है कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया। आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है। तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। CNN से सर मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद PTI का कोई बयान नहीं आ रहा। आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं? कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं। और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी और का? क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पे आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुज़दिल है। इसके केसेस भी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी था तब से भी इसके ऊपर कहानी है। तो ये तो ख़ुद फैसला कर सकता ही नहीं था। ये जो फैसला है ये ख़ुद कर ही नहीं सकता था। ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है, लेकिन और किसने इसको पीछे से बूट लगाया है, ये अब ये देखने वाली बात है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये ख़ुद नहीं फैसला कर सकता था। सैफुल्लाह, वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक जब तक अंडरग्राउंड है। ओ जी सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, प्रिपरेशंस करे। सर, क्या प्रिपरेशंस हैं? कैसा लॉन्ग मार्च होगा? क्या कोई नया सरप्राइज़ होगा? इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तलिफ होगा बाकी मार्चेस से, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। यानी क्योंकि मैं तो अपनी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा हूँ ना, लेकिन कौम इस वक्त बेताब है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं। आम लोग, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। तो वो इंशाल्लाह वो आप देखें, मेरा ये अंदाज़ा है, कामयाबी अल्लाह देने वाला है। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि कौम बेताब है, कल भी लोग आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने पर सड़कों पर निकले, और आपके जो बहुत ज़्यादा जो आपके लोग हैं, कारकुन हैं, वो शायद यही समझ रहे थे कि अब हम रोड्स पर आ गए और अब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। आप सर 25 को भी नहीं चाहते थे कि ब्लड शेड हो। अभी बातचीत का अगर आगाज़ हुआ है किसी स्टेज पर, तो क्या आप ये चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, ये बातचीत से मसला हल हो जाए? देखिए, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा,
یہ میں آپ کو بتا دوں میری 26 سال کی پالیٹکس میں سارا کچھ میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں بیٹھ کے کیا. تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری مارچ میں کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا، بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں فیملیز آئیں گی اس میں، یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی اور لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا یہ. لیکن اس میں ہم کسی قسم کا تشدد نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں پورا پتہ ہے تیاری ہماری کیا ہے، وہ میں پورا آپ کو نہیں بھی بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ جب میں اناؤنس کروں گا نا ڈیٹ اس کی لانچ مارچ کی، یہ میں یا جمعرات یا جمعے کو کروں گا اس کی ڈیٹ، اور اس کے بعد بس پھر اس کی آپ کے سامنے یہ مارچ کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی. نہیں وہ الیکشن کروائیں گے نہیں. تو باہر محفوظ ہے، اور اگر روپیہ گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری، ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں، اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں، اور جب جیسے ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ، تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا، کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر، وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق، ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا، اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ، شیلنگ کی، لاہور میں شیلنگ کی، جبکہ وہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد، کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے، بائی الیکشنز ہوئے، یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا، اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی، وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے، وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی